चलिए आज हम मैं सोच रहा था कि लाइव ही कर दूं, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है अभी। सो ऐसे ही रिकॉर्ड ही करेंगे। तो क्वेश्चन है, फंक्शनल एनालिसिस का है। टेक द क्लोज्ड इंटरवल 0 1 एंड ओपन इंटरवल। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी पे है ये क्वेश्चन। ओपन इंटरवल 1/3, 2/3। Let k be the set 0 1 minus this 1/3, 2/3। इंटरवल 0 to 1 है, 0 to 1। बीच में से हमने ये पोर्शन इससे हटाया है, ठीक। तो ये k मिला हमें। फॉर x in this 0 1 we define f as f of x equal to distance of x from k, जो कि बराबर होता है as infimum this x belongs to 0 1 infimum of the set this modulus of x minus y where this y is in k। तो डिस्टेंस इसी तरह निकालते हैं। देन हमें बताना है कि क्या होगा अगर इस तरह होगा तो क्या होगा। नंबर फर्स्ट, देन ए हमें गिवन है f is from 0 1 to r it is differentiable on 0 1 ही लिख देंगे, ओपन 0 1। हाँ, f is 0 1 to r function from 0 1 to r is not differentiable at 1/3 2/3। ये पॉइंट से इंटरवल नहीं है, 1/3 एंड 2/3 एंड लिखते हैं। सी f is not differentiable at 1/2। फोर्थ ऑप्शन इज f is not continuous। ये तो पहले ही डिस्कार्ड हुआ, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि जो डिस्टेंस फंक्शंस होती हैं, f है ना डिस्टेंस फंक्शन, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस। सो ये तो गलत है। रहा सवाल ये पहले तीन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। चलिए देखते हैं। f is differentiable on 0 1 इसने लिया है। चलिए अगर आप f को देख लेंगे, इट इज dxk, और k को अगर देख लेंगे, इट इज 0 1 माइनस, इट इज ओपन इंटरवल 1/3 2/3 1/3 एंड 2/3। तो f किसके बराबर होगा। f इज इनफिमम x belongs to 0 1 x minus y where y is in k। तो किसके बराबर होगा ये। अगर हम 1/2 ले ले, इसका जो मिड पॉइंट है ना, दैट इज 1/2 इज मिड पॉइंट ऑफ द। हम
0 होगा ये कहाँ से कहाँ तक, such that it is 0 where if x lies between, अगर 0 होगा x, देखिए अगर x 0 होगा तो इन्फिमम भी 0 ही होगा ना, क्योंकि x किस में हम ले रहे हैं, क्लोज इंटरवल 0 1 से। फिर तो बाकी y में अगर x 0 होगा तो y k से लिया हमने, y में भी तो ये k में भी तो 0 है ना, तो 0 माइनस 0 लेंगे वही इन्फिमम आ जाएगा उस टाइम। उस 0 से लेके कहाँ तक आ जाएगा ये, फिलहाल अगर हम 1/3 तक लेंगे इसको, लेस और इक्वल टू 1/3, तो ये होगा 1/3 माइनस एक्स। अगर 1/3 से बड़ा होगा 1/3 से बड़ा होगा 1/3 लेस देन एक्स लेस देन 1/2 1/2 तक, हाँ, लेस और इक्वल टू 1/2, और ये होगा 2/3 माइनस सॉरी यहाँ पे x माइनस 1/3 आएगा, x माइनस 1/3, क्योंकि बड़ा कौन है, x ही है ना, x इज ग्रेटर देन 1/3, तो इनफिमम भी इसी के बराबर आएगा। और यहाँ पे आएगा ये 2/3 माइनस एक्स, if 1/2 is x is greater than 1/2 and less or equal to 2/3, उसके बाद 0 कहाँ, if 2/3 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, बाकी के लिए 0 ही होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमें इन्फिमम लेना है। इन्फिमम या तो 0 होगा इसमें, अगर यहाँ तक एक्स हो, यानी कि एक्स अगर क्लोज इंटरवल 0 1/3 में होगा तो हमें मिलेगा 0 ही, है ना। उसके बाद अगर x ग्रेटर देन 1/3 हुआ और लेकिन लेस और इक्वल टू 1/2, मिड पॉइंट इसलिए लिया हमने क्योंकि इन्फिमम में एक काम आएगा। अगर मिड पॉइंट ना लेते तो फिर हम डिफाइन ही नहीं करते, हम x माइनस 1/3 लेते या 2/3 माइनस एक्स, इसमें मसला होता है फिर। सो f देखिए कहाँ पे डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस तो ये है, कंटिन्यूअस का इश्यू नहीं है, लेकिन हमें डिफरेंशिएबल देखना है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, df/dx, df/dx तो पहले 0 if x belongs to 0 1/3, उस केस में क्या है 0 ही है, तो इसमें कोई मसला नहीं। अब 1/3 पे चेक करते हैं, 1/3 पे ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ऑफ f एट x इक्वल टू 1/3, वो तो 0 है ऑब्वियसली। अब राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट 1/3, वो है बराबर, देखिए हम उस टाइम ये x माइनस 1/3 लेना है हमें, तो df/dx उस टाइम किसके बराबर आएगा, दैट इज 1, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1/3 इज 0, है ना। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, इसका क्या मतलब है कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1/3। सिमिलरली इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1/2 also, because 1/2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है -1, तो ये भी ट्रू नहीं है और ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 is not equal to -1, 1 is not equal to -1, so left hand derivative is not right hand derivative, so it is not differentiable at 1/2 also। 2/3 भी के लिए भी क्या मसला है, left hand derivative is -1
right hand derivative is 0, so it is not differentiable at these 3 pointers. So f is not differentiable. तो पहला तो डिस्कार्ड हुआ, f is not differentiable at 1/3 and 2/3, f is not differentiable at 1/2, ये भी, ये दो करेक्ट है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन है which of the following statements are correct? Statements for are true or any normal linear space U, कौन सा इसमें करेक्ट है? नंबर फर्स्ट, every bounded linear functional from U into R is continuous. B option, U is isomorphic to its double dual. Third option, for every x in U we have norm x is supremum over norm f less or equal to 1 mod of f of x, where f denote elements of U star, f belongs to U star. And D option is the closed unit ball is compact in U. देखिए, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट से है तो इसमें ज़्यादा मसला नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शन फ्रॉम यू टू आर इज कंटिन्यूअस, इट इज़ बाय डेफिनेशन। ये तो इसी तरह मतलब बनता है, यू स्टार किस तरह हमें बनता है, यू स्टार कंटेनस बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स फ्रॉम यू टू आर, इस तरह डिफाइन करते हैं ना। यहाँ पे रियल आर फील्ड लिया है तो हम इन जनरल यू टू एफ है, तो इट इज़ बाय डेफिनेशन ये तो ट्रू ही है। वो कंटिन्यूअस ही होते हैं क्योंकि बाउंडेड हम लेते हैं, तो बाउंडेड का मतलब है कंटिन्यूअस। सेकंड इज नॉट ट्रू इफ यू इज, हमें इफ यू इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, उस टाइम ये ट्रू है। यहाँ पे कोई भी लिया है ना फॉर एनी नॉर्मल लीनियर स्पेस यू, तो ये करेक्ट नहीं है। अगर एनी की जगह फॉर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्मल लीनियर स्पेस होता तो ये करेक्ट होता। उस टाइम यू जो होता है दैट इज, ये जो नॉर्मल लीनियर स्पेस होता है फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्मल लीनियर स्पेस, वो होता है रिफ्लेक्सिव, इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यू फाइनाइट डायमेंशनल गिवन नहीं है। इनफाइनाइट डायमेंशनल्स में रिफ्लेक्सिव हो भी सकते हैं और नहीं भी। थर्ड is precisely the consequence of Hahn-Banach theorem. For every x in U, there exists f such that f in U star such that norm of f is 1 होता है ना वो consequence, and norm of x is supremum of mod x over norm f less or equal to 1. नॉर्म ऑफ एफ किस तरह, वो भी यहाँ पे लेस और इक्वल टू की जगह इक्वलिटी भी ले सकते हैं क्योंकि वो बराबर होते हैं, तो इट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ हान-बनाक थ्योरम। और फोर्थ ऑप्शन, द क्लोज्ड यूनिट बॉल इज कंपैक्ट इन यू, इट इज नॉट ट्रू बिकॉज ये जो क्लोज्ड यूनिट बॉल है, ऑल्दो इट इज बाउंडेड, क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, लेकिन
यू फाइनाइट, अगर फाइनाइट डायमेंशनल यहाँ अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर ये नॉर्मल लीनियर स्पेस होता तो ये ट्रू होता, लेकिन इन जनरल ये ट्रू नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं। क्लोज्ड यूनिट बॉल is compact in finite dimensional normal linear space. इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है ये। Let f be an entire function that satisfy mod f of z is less or equal to e power y for all z equal to x plus iota y in C, where x comma y belongs to R. Which of the following statements are true? Which of is true? Which of the following is true? यानी एक ही है, is है ना, which of the following is true, एक ही होगा। नंबर फर्स्ट, f of z is c e power minus I z for some c in C with mod c less or equal to 1. B option is f of z is c e power I z for some c in C with this. Third option is f of z is e power minus c I z for c in C and less or equal to 1. And fourth option is f of z is e power c I z for c in C with these conditions. चलिए देखते हैं। f given है, f is mod fz is less or equal to e power y. Mod fz is less or equal to e power y for all z. हमें given है mod f of z is less or equal to e power I z, sorry e power क्या given है, mod f of z is less or equal to e power y for all z equal to x plus I y, where x y is in R. x y are real numbers. अगर हम कोई ऑक्सिलरी फंक्शन ले लें इसके साथ g of z f of z into e power I z, since both these f of z and e power I z they are entire functions है ना, so their product is an entire function. तो ये भी क्या है, entire function. So modulus of e power I z किसके बराबर होगा, it will be e power iota x plus I y modulus, which is same as e power I x minus y, which is same as modulus e power I x times e power minus y, which is same as e power I x का मॉडुलस किसके बराबर होता है, 1 e power iota थीटा, वो किसके बराबर 1.
So it is mod of e power minus y, and that is e power minus y, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। सो mod of g of z किसके बराबर होगा फिर? mod of g of z is mod of f of z into mod of e power minus y. Mod of f of z given है, that is less or equal to e power y times e power minus y, which is equal to 1. So हमें mod of g of z मिला less or equal to 1. तो लिवलियस थ्योरम अगर आपको याद हो, it states that if an entire function is bounded in modulus over the entire complex plane, then it must be a constant. ये ट्रू है ना? This is true for all z in C. This is true for all z in C. तो लिवलियस थ्योरम हमें कहती है अगर कोई एंटायर फंक्शन बाउंडेड है इन मॉडुलस ओवर द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। Since g of z mod g of z is less or equal to 1 for all z, so g of z must be a constant. G of z is a constant. So where this mod c is less or equal to 1 है ना। अब f को, लेकिन g किसके बराबर लिया हमने? f of z times e power i z, which is constant. इसका मतलब क्या है? f of z is c e power minus i z, where mod c is less or equal to 1, c belongs to c. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन c e power minus i z, option A. So option A is correct. इसी तरह है, let p of z be, let p of z and q of z be two complex non-constant polynomials. They are two complex non-constant polynomials of degree m n respectively. तो the number of roots, the complex dynamic से एक क्वेश्चन है। The number of roots of p of z equal to p of z into q of z counted with counted multiplicity, वो भी काउंट करने हैं। कोई रूट रिपीट भी हो सकता है ना। with counted multiplicity is equal to number of roots हमें बताना है कि p of z किसके बराबर है? p of z is p of z into q of z, और p of z की डिग्री क्या है? p of z is p of z into q of z, इसकी डिग्री है m, तो इसके m रूट्स होंगे, इसकी डिग्री है m और इसकी डिग्री है n। सो कितने रूट्स होंगे इसके? m प्लस n, तो डायरेक्ट है ना, विद काउंटेड मल्टीप्लिसिटी है ना। अगर इस तरह मसला होता तो हम करेंगे इसको। p ऑफ z माइनस p ऑफ z टाइम्स q ऑफ z इज 0। p ऑफ z या p ऑफ z q ऑफ z माइनस p ऑफ z इज 0। अगर हम यही ले, इट इज p ऑफ z टाइम्स q ऑफ z माइनस 1 विच इज 0 इफ दिस इज r ऑफ z सपोज। तो इसकी डिग्री कितनी है? r ऑफ z की डिग्री कितनी है?
the degree of Q of Z is n, the degree of P of Z is m, so degree of Q of Z minus 1, इसकी भी डिग्री कितनी होगी n, इसकी डिग्री कितनी है m, तो डिग्री ऑफ R of Z इज m प्लस n, है ना। क्योंकि प्रोडक्ट की डिग्री क्या होती है, सम, डिग्री ऑफ R इज इक्वल टू m प्लस n, तो कितने रूट्स होंगे इसके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से, a complex polynomial of degree k has exactly k roots when counted with multiplicity, since the resulting polynomial is of degree m plus n, तो इसके exactly m plus n roots होंगे।